Hello, hello students. Good morning everyone. Can you hear me? Hello, 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 hello. Hope you can hear me. Okay, let others come. Good morning, Avirup. Okay, so आज हम लोग 2023 गेट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, स्पेशली फार्मेशन पार्ट. Uh, Let us start then. Okay, before starting, we should wait for some time. Let us give the message to everyone to join the class.
ओके, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं सेशन 2023 गेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि हम आज फार्मेशनरी का पार्ट का स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यूज और 1 मार्क क्वेश्चंस। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइक दिस। तो फार्मेशनरी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 1/4 of the question paper, like around 25 marks out of the 4 sections. So let us start today. So we have to start from somewhere, no? हमको कहीं से भी शुरू करना है। लेट अस स्टार्ट करते हैं फार्मेशनरी से। सो 2023 पेपर में क्या आया था और हमको उसको कैसे अप्रोच करना है, और हमको आज देखना है कि हमारा कितना नॉलेज बेस है और हम उसको बढ़ाना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ते हैं या थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में जैसे कि हम लोग फार्म पावर पढ़ते थे, और थर्ड ईयर में जैसे कि हम फार्मेशनरी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो फार्मेशनरी फार्म पावर का मिला के ये सब्जेक्ट जो है। सो फार्मेशनरी कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम फार्म पावर का बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है इस प्रकार है। So the effectiveness of the turbocharger of a diesel engine increases when the options are given: the ambient temperature increases, the pressure ratio across the compressor decreases, the load of the on the engine increases, the displacement volume of the engine decreases. Okay, so जैसे कि सबको पता है, इसका आंसर क्या होगा? इफेक्टिवनेस और टर्बोचार्जर। टर्बोचार्जर क्या होता है? टर्बोचार्जर हमको जो पता है कि इंजन का जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम जो इनलेट एयर जो है, एयर का जो डेंसिटी बढ़ाना है हमको कंप्रेस करके, तो उसको टर्बोचार्जर बोलते हैं। जो भी डिवाइसेस होता है वो कंप्रेस करता है, एक्स्ट्रा कंप्रेस करता है जो एयर को, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ एयर को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको, अगर इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? टर्बोचार्जर जो एयर दे रहा है उसका डेंसिटी बढ़ाना है डीजल इंजन का। सो इट विल इंक्रीज व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो ये नहीं होगा, क्योंकि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा हमारे पास? हमारा जो टेम्परेचर एयर का जो डेंसिटी है वो घट जाएगा डेफिनेटली। सो डेंसिटी इंक्रीजेस विथ लेस इन टेम्परेचर। सो डेंसिटी 1/T, ठीक है ना। डेंसिटी टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, तो ये नहीं होगा, तो इफेक्टिवनेस घट जाएगा। ओके, सो द प्रेशर रेशियो across the compressor decreases. ओके, सो ये देखते हैं ये क्या होता है। द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस। लोड ऑन द इंजन इंक्रीज करेगा तो फिर डेफिनेटली ये कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम नहीं बचेगा हमारे पास, तो हमको ज्यादा डेंसिटी एयर चाहिए, बट हमारा जो फ्यूल ज्यादा चाहिए। तो फ्यूल अगर ज्यादा चाहिए, लोड इंजन बढ़ रहा है, तो उसका इफेक्टिवनेस इतना भी बड़ा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द इंजन डिक्रीज, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द इंजन डिक्रीजेस, जब डिक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा एयर नहीं दे पाएगा, तो वो भी हमारा टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो प्रेशर रेशियो एक्रॉस द कंप्रेसर, तो कंप्रेसर प्रेशर रेशियो मतलब इनलेट प्रेशर एंड आउटलेट प्रेशर। अगर आउटलेट बाय इनलेट जो रेशियो हो जाएगा, तो प्रेशर रेशियो इज इक्वल टू, प्रेशर रेशियो विल बी इक्वल टू आउटलेट प्रेशर डिवाइड बाय इनलेट प्रेशर, ठीक है ना। सो जैसे कि ये हो गया हमारा इंजन, इसमें से अगर एयर हमको जाना है, उससे पहले हमको यहाँ कंप्रेसर रखा गया, ठीक है ना। तो कंप्रेसर में पहले एयर जाएगा, तो यहाँ इनलेट एयर का प्रेशर लेट अस P0 एंड ये मान लीजिए P1। सो P1 प्रेशर में वो जाएगा, तो P1 बाय P2। अगर ये ज्यादा प्रेशराइज करेगा इधर, तो उसका इफेक्टिवनेस ऑफ टर्बोचार्जर विल इंक्रीज। सो आंसर होगा बी। ओके, सो बी विल बी द आंसर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। सो 15, क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज लाइक दिस।
In rotary tiller, question number 15. Get 2023. Okay, AG. ये इसका जो पता नहीं मुझे कौन सा सेट है. So in rotary tiller, the total energy requirement for carrying out tillage will decrease. और सॉरी ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलती कर दिया, क्योंकि ये प्रेशर रेशियो एक्रोस द कंप्रेसर डिक्रीजेस बोला है. ओह सॉरी, ये आंसर नहीं होगा. सो क्योंकि ये डिक्रीजेस मतलब ये एफिशिएंसी नहीं होगा. और द लोड ऑफ नहीं, ओके, और ये दिस द लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस. लोड ऑन द इंजन इंक्रीजेस मीन्स ज्यादा चाहिए हमको एयर, ज्यादा एयर चाहिए जब इफेक्टिवनेस of the turbocharger will increase. Okay, sorry, so my mistake. Okay, so the ambient temperature increase. So मैंने देखा अचानक वो क्वेश्चन, so यहाँ दिया हुआ है the load on the engine increases. So ये वाला आंसर नहीं, ये सी होगा आंसर. ठीक है ना, सी. लोड जब इंजन का इंक्रीज कर जाएगा तो हमको ज्यादा एयर चाहिए. ठीक है ना, ज्यादा लोड मीन्स ज्यादा फ्यूल, ज्यादा एयर. ज्यादा जब एयर चाहिए होगा तब उस टाइम में टर्बोचार्जर अच्छा से काम करेगा, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा उस टाइम में, क्योंकि हमको एयर की ज्यादा सख्त जरूरत है. ठीक है ना, द प्रेशर ऐसे अक्रॉस द कंप्रेसर डिक्रीज करने तो इफेक्टिवनेस घट जाएगा. तो मैंने वो आउटलेट बाय प्रेशर, ये P1 विल बी इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजेस बोला है, तो डिक्रीजेस नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा. ठीक है ना. तो क्वेश्चन नंबर 15 पे, इन रोटरी टिलर द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट टिलेज विल डिक्रीज. तो बोल रहा है कि टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट द टिलेज. सो यहाँ जनरली रोटरी टिलर में क्या होता है, एक नंबर ऑफ टाइम्स होता है ना, सो ड्रम में, सो नंबर ऑफ टाइम्स होता है एक्सिस पे, तो उसमें से हमको सॉइल को कट करना है ना. सॉइल को जब कट करना है तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल को हैंडल कर रहा है. सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कितना सॉइल को काट रहा है ना. दी एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम. ठीक है ना, पर वॉल्यूम. सो हमको एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर वॉल्यूम. सो यहाँ बाइट लेंथ इज इंक्रीज, उसके साथ कोई मतलब नहीं. बाइट लेंथ इंक्रीज करेगा तो हमारा इंक्रीज उसके साथ ज्यादा रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमको नहीं पता है कितना स्पीड में जा रहा है. स्पीड इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, तो जितना स्पीड में जाएगा और कितना काटेगा तो वॉल्यूम हैंडल करेगा. तो बाइट लेंथ इंक्रीज के साथ कोई रिलेशन नहीं है. बाइट लेंथ इज डिक्रीज, उसके साथ भी ज्यादा कुछ ओके. बाइट लेंथ डिक्रीज, सो इसके नहीं, इसके साथ रिलेशन हो सकता है. द कोन इंडेक्स ऑफ सॉइल हायर कोन इंडेक्स होगा तो हमारा सॉइल एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या ज्यादा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता. फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द मशीन इज रिड्यूस्ड. फॉरवर्ड स्पीड अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होगा. तो बाइट लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, हमारा कम वॉल्यूम हैंडल करेगा, तो इसलिए वो भी नहीं होगा. तो बाइट लेंथ डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा करके काटेगा. बाइट लेंथ वही बोलते हैं ना, जैसे कि सॉइल है तो ये सॉइल को हम कितना टुकड़े में काट रहे हैं, जैसे कि ब्रेड काटते हैं, तो ज्यादा छोटा करेंगे तो क्या होगा, हमारा ज्यादा वॉल्यूम हम हैंडल करेंगे, तो उसका होगा आंसर, दैट इज द बाइट लेंथ इज डिक्रीज्ड, देन द एनर्जी रिक्वायरमेंट द फॉर कैरिंग आउट द टिलेज विल आल्सो डिक्रीज. तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब वॉल्यूम एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा. ओके, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी लेस व्हेन द बाइट लेंथ इज डिक्रीज्ड, दैट मींस लेस वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. सो वॉल्यूम, जैसे कि लेस बाइट काटेंगे तो लेस वॉल्यूम हम हैंडल करेंगे, लेस वॉल्यूम हैंडल करेंगे तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस हो जाएगा. क्लियर. सो इसमें अगर डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं. ठीक है ना सर. कोन इंडेक्स, ओके. कोन इंडेक्स जैसे कि सॉइल का कोन इंडेक्स इज द पैरामीटर व्हिच इज यूज्ड टू define the strength of soil.
ओके, सॉइल का ज्यादा स्ट्रेंथ होगा तो उसको काटने में ज्यादा मेहनत लगेगा, मतलब एनर्जी लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कोन इंडेक्स जो होता है उसको मेजर किया जाता है कोन पेनिट्रोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम सॉइल के अंदर उसको पेनिट्रेट करेंगे और मेजर करेंगे कितना फोर्स लग रहा है सर्टेन सेंटीमीटर, अराउंड 35 सेंटीमीटर उसको पेनिट्रेट होने में, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को मेजर करने के लिए कोन इंडेक्स एक टर्म यूज किया जाता है। सो कोन इंडेक्स ऑफ द सॉइल हायर मींस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इज हायर, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल हायर मींस हमको उसको काटने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये है कोन इंडेक्स, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 थ्रेसर, थ्रेसिंग के बारे में पूछ रहा है। याद रखना, अभी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहा है जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से। सो इन ए थ्रेसर, सो द सिलेंडर सेपरेशन एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव। ओके, सिलेंडर थ्रेसर क्या होता है, टू थ्रेस द पेडी और एनी क्रॉप। ओके, उसमें क्या होता है, एक थ्रेसिंग सिलेंडर होता है, एक कॉनकेव होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज सिलेंडर। तो सिलेंडर में डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ टाइप का होता है, ठीक है ना। सो सिरेटेड होता है या रस्बर टाइप का होता है या पेग टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें भी होता है जो हमारा कॉनकेव में। सो दिस इज अ कॉनकेव, सो दिस इज देयर इज सम गैप बिटवीन द कॉनकेव एंड then we feed the crop. Okay, so then it will be in, this is out, this is in, this is out. Okay, so then it rotates with certain velocity. So peripheral velocity is important of the threshing cylinder. So in a thresher the cylinder separation efficiency can be improved by increasing cylinder diameter, cylinder speed, cylinder concave clearance and feed rate. उसमें से आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इंपोर्टेंट क्या है, सिलेंडर स्पीड। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो इट विल हैव मोर इंपैक्ट फोर्स एंड इट विल सेपरेट मोर। सो इस सिलेंडर को हम ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे, तो स्पीड को घुमाएंगे तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। बट डिफरेंट अदर प्रॉब्लम विल बी देयर, इट इज नॉट आस्किंग अबाउट दैट। ओके, सो ये बोल रहा है सेपरेशन एफिशिएंसी बढ़ना है, सेपरेशन एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव बाय इंक्रीजिंग। सिलेंडर डायमीटर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सिलेंडर स्पीड बढ़ाने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ सकता है। सिलेंडर कॉनकेव क्लियरेंस अगर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, आराम से चला जाएगा, ज्यादा सेपरेशन नहीं करेगा, तो ये नहीं, आंसर भी नहीं होगा। देन फीड रेट बढ़ाएंगे तो क्लॉग हो जाएगा सिलेंडर और कॉनकेव के बीच में, ज्यादा फीड देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं हो पड़ पाएगा, सेपरेशन ज्यादा अच्छा से नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें से पता चलता है कि सिलेंडर स्पीड अगर बढ़ाते हैं तो फिर ये ज्यादा स्पीड से घूमेगा और ज्यादा इंपैक्ट फोर्स होगा और सिलेंडर जो क्रॉप है वो ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर होगा सिलेंडर स्पीड। सो व्हेन सिलेंडर स्पीड विल बी इंक्रीज्ड देन सेपरेशन एफिशिएंसी विल इंक्रीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 इज about the Firstook engine. So in a Firstook single cylinder diesel engine, the inlet valve opens at 100 before TDC 100 degree. Okay, and closes at 400 degree. Sorry, not 100 degree, this is 10 degree. Okay, so 10 degree before TDC and closes at 40 degree. So 40 degree after BDC. The exhaust valve opens at 25 degree before BDC. So this is 25 degree and closes at 15 degree after TDC. The percentage of time for which both the valves remain closed in one cycle of the engine. It's very simple. So it's about the valve opening diagram. अगर आप valve टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, सो ये बोल रहा है कि इनलेट वाल्व ओपन 10 डिग्री, इनलेट वाल्व ऐसे खोल रहा है। सो हम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना, यहां तक चलते हैं, ठीक है, यहां तक कंप्लीट। ओके, सो यहां से अब खुल रहा है, सो दिस इज 10 डिग्री, 10 डिग्री। ओके,
So 10 degree, this is before TDC, this is TDC and this is BDC. ठीक है ना? So TDC and BDC, एंड ये 10 डिग्री होता है, ये पहले से खुल रहा है इनलेट वाल्व, वाल्व खुलता रहेगा, देन इट विल क्लोज एट 40 डिग्री आफ्टर BDC, दिस इज BDC, so it will close up to like this. Okay, so this here it is closed, so the inlet valve opens like this. Okay, so इसको हम दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है ना? So like this, so this is the inlet valve. Okay, then क्या होता है, द एग्जॉस्ट वाल्व आफ्टर द पावर स्ट्रोक. सो ये नेक्स्ट हो गया हमारा कंप्रेशन, देन पावर. तो यहां तक लेट अस से पावर, देन समवेयर हियर, सो दैट इज लेट अस से एग्जॉस्ट. सो एग्जॉस्ट वाल्व opens here and before BDC and closes. So this is 25 degree, is not? So 25 degree and it is closed, remain open, and it closes at 15 degree after TDC. Okay, the percentage of time for which both the valves remain closed. So बाकी जो टाइम बचेगा वो कितना क्लोज होगा, हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल 360 डिग्री, ठीक है ना? सो 360 डिग्री घूमना है हमको, सॉरी 720 डिग्री हो गया हमारा. और ये दोनों अगर देखेंगे 360 डिग्री में घूमते हैं, बाकी तो 360 डिग्री में नहीं ओपन होता है, ठीक है ना? सो रिमेन क्लोज्ड इन वन साइकिल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितना देर तक वो खुल रहा है, क्लोज हो रहा है, ओपन हम देखेंगे पहले और क्लोज देखेंगे, ठीक है ना? सो पहले 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये जो यहां से देखो ये वाला पहले वाला, यहां से यहां तक कितना डिग्री हो रहा है हमारा जो ओपन है. सो ये हो गया हमारा 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ठीक है ना? सो 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री में ये क्लोज हुआ था इधर 40 डिग्री, ठीक है ना? और ये 25 डिग्री इधर है ना? अगर देखेंगे तो ये हो गया हमारा 295, ठीक है ना? 295 ये क्लोज्ड, और टोटल कितना होता है 720 डिग्री, ठीक है ना? तो 720 डिग्री, तो परसेंटेज ये पूछ रहा है, द परसेंटेज ऑफ टाइम फॉर व्हिच बोथ द वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड इन वन साइकिल ऑफ द इंजन. वन साइकिल मींस 720 डिग्री, टू टाइम्स, जैसे फोर स्ट्रोक इंजन सो टू टाइम्स, तो 720 डिग्री घूमता है. 720 डिग्री में ओपन कितना होता है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, और क्लोज कितना टाइम रहता है वो कैलकुलेट कर लेंगे. यहां देखो, यहां से यहां तक अगर देखेंगे कितना क्लोज रह रहा है, क्योंकि यहां से यहां तक ओपन हो रहा है. तो ये दोनों अगर देखेंगे तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस कितना हुआ 40 प्लस 10, और 180 प्लस 40 प्लस 10, सो दैट इज 360 डिग्री माइनस 180 प्लस 40 प्लस 10. ओके, ये हो गया. और दूसरा वाला यहां जब देखेंगे तो ये कितना टाइम खुला रहता है, सो 360 डिग्री माइनस 180 माइनस 15, अगर प्लस करेंगे प्लस 25, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया. सो यहां देखेंगे तो 40 डिग्री, क्योंकि ये 40, यहाँ 40 डिग्री और यहाँ 25 डिग्री बचता है, ठीक है ना? तो दोनों मिला के तो फिर हो जाएगा हमारा
720 डिग्री से बचा कितना 295, 295 डिवाइड बाय 720, देन इट विल बी इक्वल टू, एंड परसेंटेज में मांगा है तो इट विल बी अराउंड 40.97। सो आंसर जो दिया हुआ है होगा बी, सॉरी कितना दिया हुआ है, हाँ बी, सो आंसर विल बी बी। ठीक है, सो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, ये था क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सो आपको इसे डायग्राम करना है और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द टॉर्क अवेलेबल, ओके इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, so the torque available at maximum power developed by the tractor is 150 न्यूटन मीटर। ओके, सो ये अबाउट द फार्म पावर। फार्म पावर में जैसे कि हमको पता है, सो देयर आर टू कर्व्स। अगर ये हम आरपीएम एक्स एक्सिस लेंगे और यहां लेंगे हमको टॉर्क, टॉर्क और आरपीएम का ऐसे एक होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द कर्व फॉर टॉर्क एंड आरपीएम। अगर फिर हम यहाँ पावर लेंगे दूसरा कर्व, तो अगर हम उसको इससे देखेंगे तो इस टाइप का कर्व आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां हो गया हमारा दिस इज पावर, दिस इज टॉर्क। सो स्पीड जब बढ़ता है पहले टॉर्क ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम हियर, उसके बाद रिड्यूस करता है। सिमिलरली पावर यहां पीक होता है और यहां फिर घटता है। तो ये जो यहाँ दो टाइप का चीज होगा, यहाँ मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम टॉर्क। तो यहाँ ये जो स्पीड है, इस स्पीड में मैक्सिमम टॉर्क होता है और इस स्पीड में लेट अस से दिस इज n1, दिस इज n2। ओके, एंड ये मैक्सिमम पावर जो n2 है मान लीजिए, और यहां एक टॉर्क होगा, तो दिस इज द टॉर्क। so this is let us say T1 and this is, so this is T2 and this is T1। ठीक है ना, T1 is maximum torque, T1 is maximum torque, okay, and T2 is torque at maximum power। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है। सो यहां क्या पूछ रहा है, सो द टॉर्क अवेलेबल एट मैक्सिमम पावर डेवलप्ड बाय द ट्रैक्टर इज 150 न्यूटन मीटर। सो ये दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 150 न्यूटन मीटर। ओके, सो क्या बोल रहा है कि रिजर्व टॉर्क इज 20%। सो 150 न्यूटन मीटर का जो T2 है, जो टॉर्क एट मैक्सिमम पावर, उसका 150 का 20%, ठीक है ना। सो कितना होगा 30 न्यूटन मीटर। ये क्या है, रिजर्व टॉर्क। रिजर्व टॉर्क क्या होता है, सो T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज कॉल्ड द रिजर्व टॉर्क विच इज 30 न्यूटन मीटर। ओके, क्लियर। सो रिजर्व टॉर्क हो गया, इसको रिजर्व बोलते हैं। यहां से यहां तक जो टॉर्क होता है, टॉर्क, तो उसको बोलते हैं रिजर्व टॉर्क। सर ये हमने गलत ले लिया, ये वाला यहां से यहां तक, ठीक है ना। सो दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड द रिजर्व टॉर्क। ओके, प्रॉब्लम। सो दिस इज रिजर्व टॉर्क। सो और क्या पूछ रहे हैं, द पीक टॉर्क दैट कैन बी डेवलप्ड बाय द ट्रैक्टर इन न्यूटन मीटर। सो वेरी सिंपल, द पीक टॉर्क विल बी हाउ मच, सो 150। सो इट इज आस्किंग व्हाट इज T1, ठीक है ना। तो पीक टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, सो T1 विल बी इक्वल टू T2 प्लस रिजर्व टॉर्क। सो T2 कितना होता है 150 दिया हुआ है, रिजर्व का टॉर्क कितना है 30। सो आंसर होगा 180 न्यूटन मीटर। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत बार आ चुका है गेट में, ठीक है ना। सो पूछ रहा है रिजर्व टॉर्क कितना होगा एक भी ट्रैक्टर का, ठीक है ना, क्लियर।
So reserve torque and reserve power. So next question है question number 20, I think. Not 20, 29. 20 is the, okay, this is soil water. So next question is 29, I think. So 29. Okay. So 29, the question is like this. एक्स्ट्रा आ गया. ओके, नहीं कोई बात नहीं, हमको नहीं चाहिए. Okay. So the question is like this. Identify the dimensionless parameters from the following. Okay. So कोन इंडेक्स, जैसे कि हम ऑलरेडी, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया कोन इंडेक्स रिलेटेड. कोन इंडेक्स क्या होता है? सो किलो पास्कल में होता है, या जो भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो भी है. सो दिस इज अवर प्रेशर. ओके. सो देन परफॉर्मेंस इंडेक्स, रियल इंडेक्स, ये क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज रियल इंडेक्स? रियल इंडेक्स इज समथिंग लाइक, अच्छा, पॉडलिंग, तो पॉडलिंग के हिसाब से कोई बता पाएगा व्हाट इज पॉडलिंग इंडेक्स? जब पॉडलिंग किया जाता है उसमें हम कुछ सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है ना. सॉइल सैंपल लेते हैं, मतलब पानी के साथ, क्योंकि पॉडलिंग क्या होता है, जस्ट मिक्सिंग वाटर विथ सॉइल, और वो एक जार में या ट्यूब में हम कुछ पानी ले लेते हैं जो कि मिक्स अप वाटर एंड सॉइल, ठीक है ना. उसको हम 48 आवर तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना, 48 आवर. उसके बाद देखते हैं कितना सेटल हो गया, कितना अनसेटल रहा, ठीक है ना. सो कितना वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम में कितना सेटल हो गया. सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ सेटल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और कितना सेटल हो जाता है 48 आवर्स के अंदर. उसका एक वॉल्यूम डिवाइड वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनलेस. ये एक आंसर होगा. यहां दो भी आंसर हो सकता है, तो कोन इंडेक्स तो नहीं होगा और पॉडलिंग इंडेक्स होगा. नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस इंडेक्स. परफॉर्मेंस इंडेक्स किसका आता है? परफॉर्मेंस इंडेक्स कोई भी इंप्लीमेंट होता है, उसको जब हम ऑपरेट करते हैं फील्ड में, और उसका जो काम करता है, कौन सा कितना काम किया पर यूनिट टाइम या जो भी है, एक इंडेक्स निकालते हैं रिलेटेड टू पावर, related to length, width, time, whatever, all the things are there. So definitely something remains in that one. Performance on the basis of volume or work done for time, whatever. So unit वहां क्या होता है? So that is not pure रेशियो, ठीक है ना. सो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस इंडेक्स का जो यूनिट होता है, समथिंग विल बी देयर. सो ये आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है ना. तो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स यूनिटलेस नहीं होगा, डायमेंशनलेस नहीं होगा. रियल इंडेक्स, व्हाट इज रियल इंडेक्स? रियल इंडेक्स किसका आता है? रियल इंडेक्स इज अबाउट द कंबाइन. ओके. सो कंबाइन का जो रील होता है, रील क्या होता है, जैसे कि कंबाइन का आगे कटर बार से पहले एक रील होता है, ठीक है ना, एक सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, जो कि क्रॉप को जो होता है, यहाँ क्रॉप है, उसको ये रूटेड जब होता है, क्रॉप को यहाँ निकाल के, ये यहाँ जो कटर बार होता है, कटर बार, ठीक है ना, ये जो मान लीजिए कटर बार, तो कटर बार के पास लेके आता है, उसको रील बोलते हैं, ठीक है ना. ये कंबाइन के आगे रहता है. तो रील इज नथिंग बट, सो दैट इज पेरिफेरल स्पीड डिवाइड बाय रील इंडेक्स. रील इंडेक्स लिया जाता है. ये जो इसका स्पीड होता है, ये एक स्पीड में घूमता है, ये जो रील होता है स्पीड, उसका जो पेरिफेरल स्पीड होता है,
तो लेट अस से इसका पेरिफेरल स्पीड v ऑफ रील, ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रील डिवाइड बाय ग्राउंड वेलोसिटी। तो ग्राउंड वेलोसिटी मतलब ये कोई मूव करता है जो कंबाइन विल मूव सम फॉरवर्ड वेलोसिटी, सो v फॉरवर्ड। सो ये रील इंडेक्स क्या होगा, v रील डिवाइड बाय v फॉरवर्ड और ग्राउंड स्पीड। सो ये ऊपर v नीचे v मतलब वेलोसिटी, सो देन इट इज dimensionless parameter. So this will be the also correct answer. So in this case, identify the dimensionless parameter from the following. So answer will be B and D. B and D. Okay, clear? So this is multiple answer. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 38 आई थिंक, 31 सॉरी, 31, ओके 31। सो क्वेश्चन नंबर 31, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कंसीडरिंग डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड द कांस्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट व्हिच द वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर विल कम डाउन टू 50% ऑफ इस परचेस प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ओके, सो पूछ रहा है जैसे कि हमने ट्रैक्टर खरीदा, सो लेट अस से 100% उसका प्राइस है, सो इट विल कम डाउन टू 50%, ओके, सो इन फोर्थ ईयर, सो फोर्थ ईयर, after fourth year, end of the fourth year. So after first year, some price will be there. Second year, some price will be there. Third year, some price will be there, and fourth year, the price is 50% of the purchase price. Okay. So यहाँ हमको पता करना है कितना डेप्रिसिएशन रेट, मतलब हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना अमाउंट। सो जैसे कि हमारे पास एक सिंपल Vn+1, that is the formula, that is purchase price into 1 minus r to the power n, ठीक है ना। तो इन दिस केस, सो n क्या है, v n+1 4 है, n+1 4 है मतलब फोर्थ ईयर, v4 में कितना होना है हमको, p इंटू 1 माइनस r टू द पावर 3। ये सिंपल सा आपको पता होना चाहिए। और v4 क्या है, v4 इज 50% ऑफ परचेस प्राइस, ठीक है ना। सो दैट इज 0.5p। सो दिया हुआ है 0.5p विल बी इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 3। यहां ओनली हमारा अननोन क्या है, r, मतलब डेप्रिसिएशन रेट, जो कि पॉइंट में फ्रैक्शन में आएगा, r विल बी इन फ्रैक्शन। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, जो कि डेप्रिसिएशन होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है ना। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो पी कट हो जाएगा, ठीक है ना। देन 1 माइनस आर विल बी इक्वल टू कितना होगा, 0.5 टू द पावर, मतलब क्यूब रूट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 1 माइनस आर जो भी कैलकुलेट करते हैं हम, 0.5 को अगर करते हैं तो अराउंड 0.206 आर आ जाएगा, ठीक है ना। इस साइड को ले जाएंगे तो आर हो जाएगा हमारा 0.206। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। सो यू कैन कैलकुलेट। ओके, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इसमें हमको पता होना चाहिए बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में हर साल 0.206 घट जाना है, ठीक है ना। जैसे कि पहले साल में क्या होगा, 100 था, 0.206 कम हो जाएगा। तो पहले साल के बाद क्या हो जाएगा, v1+1, ठीक है ना। सो दैट इज 1+0, ठीक है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 0। सो ठीक है ना, सॉरी, यस, फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है ना। ओके,
So this is 0, this is 1, sorry, this is 0, this is 1, this will be 1. Okay, then accordingly it will, all the years it will, the value will be decreased. Okay, so you have to remember this. So value for each year will be reduced. Okay, next question, question number 38, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Question number 38 is like this. A vertical disc plow with 5 discs is operated at depth of 0.15 meter. Okay, so vertical disc plow, it is asking about vertical disc plow. Okay, vertical disc plow क्या होता है, disc harrow. Okay, so 5 discs operated at depth of 0.15 meter. Okay, so let us say this is 1, ठीक है, 2, 3, 4 and 5. So 5 discs, so the depth is 0.15 meter. The disc angle and disc diameter are, so disc diameter कितना दिया हुआ है, 400. Okay, sorry 0.6 meter. Okay, and the disc angle, so let us say दिया हुआ है कितना, 40 degree. So this is degree, not 400. Okay, overlap between two consecutive discs is 0.12 meter and 0.15 meter depth of cut. Okay, so depth of cut दिया है 0.15 meter. ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है डेप्थ, और उसका डिस्क. ओके, दिस डिस्क्स आर हैविंग सम ओवरलैपिंग. सो अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ओवरलैपिंग मतलब 1, 2, 3, 4 देन 5. सो दिस इज द ओवरलैपिंग. अगर देखोगे, सो दिस इज द ओवरलैपिंग. सो ओवरलैपिंग इज 0.12 मीटर. ओके, ठीक है. सो इट इज आस्किंग द टोटल विड्थ ऑफ कट. सो विड्थ ऑफ कट पूछ रहा है. सो विड्थ ऑफ कट मतलब यहां से यहां तक जो है जितना भी विड्थ होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. ठीक है ना. सो अगर विड्थ ऑफ कट मतलब हमको जो ओवरलैप हो रहा है वो ओवरलैप 4 बार होगा. यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 बार ओवरलैप होगा. तो 4 बार ओवरलैप होगा तो फिर हमारा कितना हो जाएगा, 0.12 इंटू 4 टाइम्स. तो टोटल विड्थ से हम निकाल लेंगे. तो दैट इज कितना हो गया, 0.48 मीटर. क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. सो देन हमको फाइंड आउट करना है पहले एक जो डिस्क है, ये ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये शायद 2 मार्क्स का है शायद. ठीक है ना. तो जब डिस्क एक टिल्ट एंगल यहाँ 0 है, सो टिल्ट एंगल इज 0. ठीक है ना, क्योंकि ये वर्टिकल प्लाव डिस्क है. टिल्ट एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री. डिस्क एंगल दिया हुआ है दैट इज 40 डिग्री. अगर आपको पता है डिस्क एंगल क्या होता है, जो लाइन के साथ जितना डिग्री करता है. ठीक है ना. तो अगर हम इसको देखेंगे, यहां से देखेंगे, ठीक है ना, सो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 40 डिग्री. ठीक है ना, ये दिया हुआ है 40 डिग्री. ओके, क्लियर. और जब ये वर्टिकल रहता है, मतलब ये अगर 90 डिग्री रहता है, क्या होगा, ऐसे होगा तो देन क्या होगा, इसका जो लेंथ ज्यादा होगा, विड्थ ज्यादा होगा, और 40 डिग्री में विड्थ कम हो जाएगा. वेरी सिंपल है ना. अगर डेप्थ की वाइज देखेंगे तो डेप्थ के हिसाब से हमारा विड्थ यहां कैलकुलेशन कर सकते हैं. दिस इज द विड्थ, और ये सेंटर. ठीक है ना, सेंटर डायमीटर दिया हुआ है, और यहां से यहां अगर जाते हैं हम, तो यहां हम ऐसे ज्योमेट्रिकली हम इसको ड्रॉ करेंगे. तो हमको निकालना क्या, इसका ये विड्थ. दिस इज द एक्चुअल विड्थ. अगर हम देखेंगे डेप्थ में, फिर उसको अगर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे डिस्क एंगल के साथ. पहले हम विड्थ के साथ, विड्थ 500 W, जो कि
पेनिट्रेट किया हुआ है। पेनिट्रेट कहाँ किया हुआ है? सॉइल में। तो ये जो है सॉइल में पेनिट्रेट किया हुआ है डेप्थ, ये वाला कितना डेप्थ है? 0.15 मीटर, ठीक है ना। ये सॉइल में घुसा हुआ है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है डेप्थ। सो इस डेप्थ में ये जो विड्थ है कितना आ रहा है हमको कैलकुलेट करना है। विड्थ मतलब जो डिस्क में टच कर रहा है, जो ऊपर जो इसका जो बॉडी, ओके, ये हमको कैलकुलेट करना है। ये कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो हमको ये वाला पता है यहां से यहां तक कितना, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, 0.6, तो ये हो गया हमारा 0.3 सेंटर से लास्ट तक, जो एपेक्स तक डेप्थ टोटल जो है 0.3, और यहां से यहां तक कितना है? 0.15, और यहां से यहां कितना हो जाएगा? बचा कितना? 0.15, ठीक है ना, क्योंकि नीचे 0.15, ऊपर 0.15, और यहां से यहां तक कितना है? ये 30, सो 0.3, ठीक है ना। तो हम यहाँ हमारा एक ट्राइंगल हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला हमको कैलकुलेट यही करना है, ये वाला 2 टाइम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो इसका ये विड्थ कितना होगा? विड्थ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ये एक्स। ये एक्स क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे तो दिस इज एच, सॉरी एच, ठीक है ना, दिस इज बी, ओके, सो बी एच हाइपोटेनस, ओके। सो देन ये इसका वैल्यू कितना है? 30 दिया हुआ है, 0.3, और ये 0.15, तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर, ठीक है ना। तो विड्थ हो जाएगा हमारा कितना, ठीक है। उसको अगर कैलकुलेट करते हैं हमारा आ जाएगा 0.5196 मीटर। ये हो गया हमारा 0.5196 मीटर। हम उसको भी क्या करेंगे? ये हो यहां से यहां तक दिया हुआ है 0.5196, हम फाइंड आउट करेंगे यहां से यहां तक। अभी कौन सा? ये वाला। अभी हमारा विड्थ क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना, ये वाला यहां से यहां तक तो दिया हुआ है, बट ये वाला कैलकुलेट करना है हमको, ये वाला, दिस इज द एक्चुअल विड्थ, ठीक है ना। ये वाला विड्थ हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ कट। तो यहां से वो अगर देखेंगे हमारा एंगल कितना है? ये 40 डिग्री, सो 40 डिग्री, और हमको ये फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा साइन 40, ठीक है ना। तो दिस इज साइन 40। सो विड्थ का विड्थ, एक्चुअल विड्थ ऑफ कट, दैट विल बी इक्वल टू W डैश लेटर से हमने विड्थ कैलकुलेट किया है इनटू साइन 40। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर 0.5196, ठीक है ना, इनटू साइन 40, ये कितना वैल्यू आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेट करके मुझे बोल सकते हो? और उसमें 5 भी मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 5 बार टोटल विड्थ होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.669, ओके, मीटर। 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल विड्थ होना चाहिए, विड्थ ऑफ कट, बट हमारा यहां दिया हुआ है इतना ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग माइनस करना पड़ेगा तो अभी जाके इफेक्टिव विड्थ होगा, यहां से यहां तक ना। तो यहां से यहां तक जो हमारा इफेक्टिव विड्थ जो है, लेट अस डू W डबल डैश, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू W डैश माइनस ओवरलैपिंग, दैट इज 0.48। तो अगर देखेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा? 1.669 minus 0.48 will be equal to 1 point something like 1.189, okay, 189, okay। सो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप चॉइस के देखेंगे साथ देखेंगे तो क्या क्या चॉइस दिया हुआ है? 1.19 दिया हुआ है, सो 1.19 विल बी आंसर, 1.19, क्योंकि ये दिया हुआ है ना कितना डेसिमल तक करना है, तो 2 डेसिमल तक हमेशा करना होता है, तो आंसर होगा 1.19। समझ में आया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सो वर्टिकल डिस्क प्लाउ 5 डिस्क
आपको याद रखना है, पहले विड्थ निकालना है। अगर ये स्ट्रेट होगा और जब नो डिस्क एंगल होगा, ठीक है ना, डिस्क एंगल अगर 90 डिग्री है, 1.669, ओके गुड। सो द आंसर इज 1.19, ठीक है ना। 1.669 था जो हमारा टोटल विड्थ, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, ठीक है ना, पांचों का 5, और उसमें से हम 4 का निकाल देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 1.19। ये बहुत इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना, और इसमें आपको अच्छा से ध्यान देना है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन आज करते हैं, बाद में फिर करेंगे क्योंकि आज तो ज्यादा स्टूडेंट्स है नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, सो ये क्वेश्चन है, सो उसमें हमको क्या करना है, एक फ्लोटेड रूलर टाइप है, ठीक है ना। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वो थोड़ा लंबा लग रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। ओके, क्या दिया हुआ है आपको देखना है, 9 इंटू 20 सेंटीमीटर फ्लोटेड, आपको इसको पहले समझना है। 9 इंटू 20 मतलब क्या, 9 नंबर्स, 20 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, उसके बीच में हर एक का विड्थ 20 सेंटीमीटर, तो मतलब ये कवर कितना करेगा, 9 इंटू 20 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ओके, so each fluted ruler is discharging 4.2 ग्राम ऑफ सीड फॉर रिवोल्यूशन ऑफ फ्लूटेड रूलर शाफ्ट। सो फ्लूटेड रूलर ऐसे होता है ना, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें, ठीक है ना, नोच से होता है, सो ये इसके बाद मान लीजिए इसके साथ ऐसे और एक ऐसे हर 9 लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, सीरीज में 9 लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यहां से जो भी डिस्चार्ज आएगा, ठीक है ना, जो भी यहां से डिस्चार्ज आएगा, तो ये कवर कितना करेगा, 20 सेंटीमीटर हर चीज, मान लीजिए यहां तक, ठीक है ना, ये 20 सेंटीमीटर हर फ्लोटेड रूलर कवर करेगा, 20 सेंटीमीटर तक वो कवर करेगा। तो वो बोल रहा है कि ईच फ्लोटेड रूलर इज डिस्चार्जिंग 4.25 ग्राम, यहां से जो आ रहा है, जो उसका ट्यूब होता है वो डिस्चार्ज कितना करेगा, 4.25, ये भी 4.25, सब लोग 4.25 करके डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है ना, वेरी सिंपल। ये पूछ क्या रहा है, कंसीडर नो स्पीड ऑफ द ग्राउंड विद दी सीड रेट, सीड रेट पूछ रहा है, मतलब कितना सीड कवर करेगा उतना, मतलब फील्ड में, ठीक है ना। तो हम उसको बस यूनिट में ज्यादा ध्यान देंगे। अब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड रेट का कैलकुलेशन क्या होगा, सीड रेट का अगर देखेंगे, सीड रेट मतलब कितना सीड पर हेक्टर, यही पूछ रहा है ना, सीड रेट केजी पर हेक्टर, ये देखो केजी पर हेक्टर पूछ रहा है। सो सीड रेट यहां से आपको पता चल जाएगा बहुत सारे चीज, जैसे कि होता है ना, जो क्या दिया हुआ उसका यूनिट देखना है, केजी पर हेक्टर, आपको क्या निकालना है, कितना केजी सीड एक हेक्टर में डालना है, क्योंकि अगर ये कवर कर रहा है 20 सेंटीमीटर में 4.25 ग्राम डालना है, और उसके साथ वेलोसिटी होगा, वेरी सिंपल। तो वेलोसिटी कहां से आएगा, वेलोसिटी आएगा एक बार वो कितना घूमता है, तो वो बोला द फ्लोटेड रूलर शाफ्ट रोटेट्स वंस फॉर 2 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द ग्राउंड व्हील टाइप, यहां से आपको दे रहा है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना है। तो वेलोसिटी कहां से आएगा, जैसे कि यहाँ ग्राउंड व्हील है और ये पावर थ्रू जो भी है पावर दे रहा है ये, ठीक है ना, किसके साथ, इसके इस शाफ्ट के साथ दे रहा है, या मान लीजिए कुछ लगा हुआ है, तो ये एक बार घूमेगा, ठीक है ना, दी फ्लोटेड शाफ्ट रोटेट्स वंस, अगर ये 2 टाइम्स घूमेगा तो ये 1 टाइम्स घूमेगा, ठीक है ना। तो फॉर 2 कंप्लीट द ग्राउंड ड्राइव व्हील ऑफ द सीड ड्रिल, ठीक है ना। और वो बोलता है रूलिंग डायमीटर ऑफ द ग्राउंड व्हील इज 0.3, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान से सुनो, ये डायमीटर दिया हुआ है 0.35 मीटर, ठीक है। 0.35 मीटर जब दिया हुआ है, ये 2 बार घूमेगा तो 1 बार घूमेगा, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4.25 ग्राम के लिए, ठीक है ना। तो 4.25 ग्राम वो डालेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा हर चीज, तो और अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सीड आ जाएगा और एरिया भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया हम क्या होगा, एरिया इज नथिंग बट वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी हम नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि टाइम के साथ यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ठीक है ना। तो वेलोसिटी नहीं लेंगे, हम लेंगे लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, इन दिस केस लेंथ क्या है, जब ये 2 बार घूमेगा वो कितना लेंथ कवर करेगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना।
सो ये 2 बार घूमेगा तो लेंथ कितना जाएगा, पाई डी इंटू 2, 2 टाइम्स पाई डी इज द पेरिफेरल लेंथ, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ द व्हील, क्योंकि 2 बार घूमेगा तो 2 इंटू पाई डी जाएगा, ठीक है ना, ये लेंथ हो गया। और विड्थ कितना जाएगा वो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये अगर देखेंगे पाई इंटू डी कितना है, डी दिया हुआ है 0.35 मीटर इंटू 2 इंटू 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया लेंथ, सॉरी एरिया, एरिया कवर करेगा। और सीड कितना डालेगा 4.25 ग्राम। बस हम इसमें से अपना सीड रेट निकाल सकते हैं। सो 4.25 ग्राम इन दिस एरिया, और कितना ग्राम होगा 1 हेक्टर में, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो 4.25 ग्राम, ठीक है ना, सॉरी सीड रेट विल बी इक्वल टू नंबर केजी ऑफ सीड और ग्राम ऑफ सीड, और केजी में कन्वर्ट कर देते हैं 4.25 इंटू 10⁻³ केजी, ठीक है ना। और एरिया कितना है, ये हो गया पाई, ठीक है ना, इंटू 0.35, ठीक है, इंटू 2 इंटू 0.2, ये हो गया मीटर स्क्वायर में। ये अगर देखेंगे हमारा ये मीटर स्क्वायर में है और ये केजी में, ठीक है ना, केजी पर मीटर स्क्वायर। हम उसको हेक्टर करेंगे ना, केजी पर हेक्टर करेंगे। हेक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, ये याद रखना है। सो 10,000 मतलब 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 10,004 डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, सो मीटर स्क्वायर को हेक्टर करने के लिए ये भी बहुत इजी है। जैसे कि यहां हमको क्या करना है, मीटर स्क्वायर, सो हेक्टर 1 हेक्टर बाई 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है। सो हम यहां क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर को कट करना, हेक्टर लाना है ना, तो यहां हम कर देंगे इंटू 1 हेक्टर बाई 10⁴ मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10⁴ नीचे आ गया ना, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो 4.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁴ डिवाइड बाई जू था 5 इंटू 0.35 इंटू 2 इंटू 0.2। इसको बस कैलकुलेट करना है कितना आता है, देखो। सो इसका वैल्यू जो भी आएगा वही होगा सीड रेट इन केजी पर हेक्टर। देखिए अगर हम यहाँ 9 मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी वो आ जाएगा, या 9 यहाँ करेंगे तो वो 9 यहाँ करेंगे, हम एक ही के लिए करेंगे तो भी हो जाएगा, और सबका एक साथ लेंगे तब भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 9 करेंगे तो इधर 9 मल्टीप्लाई करना है, और एरिया भी यहाँ 9 मल्टीप्लाई करना है, 9 इसे कैंसिल हो जाता है, हमको जरूरत नहीं ये सब करना। तो इसलिए ये आंसर होगा 4.25 इंटू 10⁻³ इंटू -10⁴ हो गया, ओनली 10 बचता है इधर, ठीक है ना। तो फिर ये इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, शुड आई डू दिस अगेन और ओके, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, ठीक है ना। Okay, so this is the actual question you can see here. Okay, anyone please say me कब से फिक्स हो गया था, अभी रुक कब से फिक्स हो गया था, अभी ठीक है ना, थोड़ा अभी दिख रहा है, नहीं तो फिर मैं एक बार और समझाऊंगा क्योंकि वो स्क्रीन चला गया था ना।
तो ये हमारा जो आंसर होगा फाइनली हमको ये कैलकुलेट करना है 4.25 ग्राम, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम टू केजी। -3 केजी पर ग्राम, ठीक है ना, तो ग्राम ग्राम कट गया, ठीक है ना। सो डिवाइड बाय, एक बार में घूमता है पाई डी, अभी रुक, तो सीड रेट से थोड़ा बता दीजिए। actually my internet is not good because here in तो department सीड I रेट thought, से थोड़ा बता दीजिए। ओके ओके, मोटा मोटी ये जो है क्या, इसमें क्या ग्राउंड इन होता है, कि आप लोग शायद इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, इशू इंटरनेट का भी हो रहा है ना। मैं काम करते हैं, ये क्लास को ना शाम को लेते हैं, ठीक है ना, यहीं से शुरू करेंगे फिर। क्या हो रहा है, मुझे इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा, कुछ भी नहीं आ रहा है। हैंग सा टाइप का हो रहा है। ओके, सीड रेट क्या होता है, सीड रेट मतलब सीड रेट, कितना सीड आप एक हेक्टर में डालेंगे, ठीक है ना, एक हेक्टर मतलब एरिया, 1 हेक्टर कितना होता है, याद रखना इसको, 10,000 स्क्वायर मीटर, एक कितना सीड डालना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सीड या ग्राम ऑफ सीड और वेट ऑफ सीड। क्या हुआ है, ये जो क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर कवर कर रहा है एक फ्लोटेड रूल। अभी आपको पता नहीं होना चाहिए फ्लोटेड कैसा काम करता है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अब आपका दिमाग लगाना है। 4.25 ग्राम सीड गिरता है अगर ये एक बार घूमता है, एक 9 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर कवर करेगा और 9 उसमें है, वो 9 का हमका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 4.25 ग्राम सीट 20 सेंटीमीटर विड्थ में गिरेगा, कितना लेंथ में, लेंथ कैलकुलेट होगा वहां से, 2 बार जब वो जाएगा वो एक बार घूमेगा, तो जो वो 2 बार जो ग्राउंड व्हील जाएगा, 2 बार ग्राउंड व्हील कितने में जाएगा, कितना लेंथ कवर करेगा, 2 इंटू पाई डी, पाई डी इज द, एक बार घूमने में पाई डी लेंथ जाता है और 2 बार घूमने में 2 इंटू पाई डी। सो ये हो गया एरिया, हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है 2 पाई डी, एंड विड्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे हमेशा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एरिया कवर्ड फॉर ईच फ्लूटेड रूलर, ठीक है ना। एक फ्लूटेड रूलर एक बार घूमेगा तो 4.25 ग्राम का कितना एरिया में, दैट इज एरिया इज पाई इंटू 2D इंटू विड्थ, बस उसका डिवीजन कर देंगे तो वो सीट कितना एरिया में गिरा, इतना एरिया में, और उसको हम जस्ट यूनिट कन्वर्सन कर देंगे तो हमारा हो जाएगा केजी पर हेक्टर। ये वाला सिंपल फंडा, यहाँ कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, आपको अगर यूनिट कन्वर्सन पता है तो हमको निकालना है केजी पर हेक्टर, तो केजी पहले ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो एरिया नीचे है उसको हेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखना है, तो जैसे कि हमारा यहां 4.25 ग्राम, ठीक है ना, ग्राम और वो कितना है पाई इंटू
डी, डी कितना है 0.35 मीटर, ठीक है। और पाई डी हो गया 2 टाइम्स पाई डी, ये 1 टाइम में इतना दिया, ठीक है ना। उसके बाद विड्थ कितना है 0.2, ये इसका जो यूनिट क्या आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ग्राम, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, हम ग्राम पर मीटर स्क्वायर को केजी पर हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यहां 10⁻³ केजी पर ग्राम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो और यहां मीटर स्क्वायर को हम हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है, हमको 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं हेक्टर पर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं 1 हेक्टर डिवाइड बाय 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहां हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हेक्टर बचा, और यहाँ ग्राम ग्राम कट गया तो बचा केजी। तो हमको बस इसको करना है, तो 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, वेरी सिंपल। तो हो जाएगा हमारा 4.25 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय हो जाएगा हमारा 2 पाई 0.35 इंटू 0.2, ये वाला आंसर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है करके देखो, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट आएगा 96.678 केजी और हेक्टर। आंसर दिया हुआ देख लेते हैं, हाँ 96.62 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, ओके। सो अभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम दे रहा है हमारा जो नेटवर्क, ठीक है, बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में शाम को होगा तो देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कौन कौन सा क्वेश्चन किया हमने? क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16, देन 15, देन 17, 18, देन 19, देन ये कौन सा था 21 शायद, 29 और समथिंग, दिस इज 31, देन ये था हमारा 38 समथिंग, 38, एंड ये 39 है ना। इतना क्वेश्चन हमने किया, और बाकी जो बचा है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आज, और कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके, शायद आज हमारा जो नेटवर्क इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा फिक्स करते हैं, नेटवर्क का इशू तो है, कुछ परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा इसका। ओके, और प्लीज आप लोग जो 16 को हमारा मॉक टेस्ट है उसको जरूर दीजिएगा, और सबको एनकरेज कीजिए देने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर स्कॉलरशिप अच्छा मिलता है तो जो ऑलरेडी परचेस किया हुआ है उसको कुछ डिस्काउंट मिलेगा डिफरेंट वे में, और बाकी बचा जो अभी परचेस नहीं किया है तो उसको तो स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है।
नहीं नहीं जरूरत नहीं है अभी, रुक, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस रजिस्ट्रेशन उसमें आ जाते कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो फ्री टेस्ट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑलरेडी परचेस किया है, जो खरीदा है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो बिल्कुल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और ऑटोमेटिकली वो ऐप में थ्रू में आएगा ना, ठीक है। और अच्छा से पढ़िए, जो भी है जितना मार्क्स आएगा कोई बात नहीं है, ठीक है। बट देखिए, जब तक ट्राई नहीं करोगे, थोड़ा बहुत जितना बुक से जितना फॉर्मूला है थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो, और जो कुछ कुछ तो आएगा। 20 मार्क्स 30 मार्क्स, अगर 30 मार्क्स 40 मार्क्स आ गया तो देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करेंगे तो पता चलेगा कि चलो भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो आप सब लोगों को बस उसको देने के लिए बोलिए कि कितना, एक 3 घंटे का पेपर है, हम दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, ये याद रखना है, ठीक है। सबको एनकरेज करिए करिए, और जो भी ये एडमिशन जो ये नहीं लिया है, परचेस नहीं किया है, उसके लिए अच्छा मौका है। अगर एप्टीट्यूड वगैरह में अच्छा मार्क्स लेता है तो भी मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर टुडे वी विल स्टॉप हियर। तो नेक्स्ट क्लास हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो पार्ट 2। जो भी बीच में प्रॉब्लम हो रहा है आज मैं उसको ठीक करूंगा, थोड़ा सा बाद में देखूंगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट का इशू तो बहुत है इधर, है ना। ठीक है, ओके, फिर बाय, हैव नाइस डे। थैंक यू फाइन, ओके, बाय।